हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। आपने क्लास 9 में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा है या फिर भूल गए हैं तो कोई टेंशन का बात नहीं है, ये अभी हम लोग इसको फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसका कुछ आउटकम निकले, जिसका कुछ रिजल्ट निकले, तो उस काम को एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप टॉसिंग अ कॉइन, सिक्के उछाल रहे हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि सिक्के उछालने के बाद आपको दो रिजल्ट मिल सकता है, बोल सकते हैं दो आउटकम मिल सकता है, हेड या फिर टेल। रोलिंग अ डाई, आप एक डाई फेंक रहे हैं, तो क्या तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो रोलिंग अ डाई भी क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उसी तरीके से ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, ठीक है, आप एक कार्ड निकाल रहे हैं तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट होगा। समझे कि नहीं। तो ऐसा काम जिसका कोई आउटकम हो, उस काम को एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इतना समझे। फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है, ये भी एक एक्शन है जिसमें कुछ आउटकम्स मिलता है। तो डिफरेंस क्या है ट्रायल और एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे देखिए, आप इस लाइन पे फोकस कीजिए। टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स, अगर आप एक सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं तो इस पूरे चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, और सिक्के को एक बार उछालने को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स बता सकते हैं कितना होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आप बोलेंगे 1000 टाइम्स, 1000 हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल। समझे कि नहीं। तो ट्रायल और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस समझ गए आप। चलिए आप समझते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर जिसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट का बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी आउटकम मिलता है, उसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये जो आप प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। समझ में नहीं आया, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सिक्के को 1000 टाइम्स उछाल रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यहाँ पे। ठीक है, फिर अब 1000 बार सिक्का उछाले हैं, तो मान लीजिए आपको हेड मिला 455 बार और टेल मिला 545 बार। ठीक है, ये आपको आउटकम्स मिला है। ये हो गया एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ठीक है, अब इस रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि बताइए हेड आने का एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने क्लास 9 में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड का, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे कितने ट्रायल है जिसमें वो इवेंट हुआ है, जिसमें हेड आया है, तो आप बोलेंगे 455, तो यहाँ पे लिखेंगे। और ऐसे कितने, ऐसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1000 बार ट्रायल किया गया है, तो नीचे में 1000 डाल देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना तो सिंपल है, 1000 से डिवाइड करना मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल दीजिए। फिर उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसको भी 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इतने ट्रायल्स में इवेंट हुआ है, टेल आया है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.545 मिलेगा। इतना समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था, कॉइन को 1000 बार उछाला गया था, इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड आप नोटिस करते चलेंगे। सबसे पहले आपने समझा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके बाद आपने समझा ट्रायल क्या होता है, आउटकम का मतलब आपको पता चल गया। आउटकम मतलब जो रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम मिल सकता है, तो हेड और टेल, तो ये हेड और टेल को आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डाई फेंकेंगे तो क्या क्या सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोल रहे होंगे। समझे कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आपको और नोट करना पड़ेगा कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी सिक्के को फिर से और 1000 बार उछालें, तो हो सकता है हेड आपका आ जाए 460 बार और ये आपका आ जाए 540 बार, हो सकता है कुछ भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तब इस केस में जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे हेड का, तो क्या आएगा, 0.460 आ रहा होगा। और इस केस में अगर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकाले टेल का, तो कितना मिलेगा, 0.540 मिल रहा होगा। जबकि पहला बार एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आया हुआ था, 0.455, तो अभी आया है 0.460। तो ये चेंज होता रहता है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का तो यहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ एस्टीमेट है। इफ वी परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर अनदर 1000 टाइम्स वी मे गेट डिफरेंट डेटा गिविंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट। बात करने को समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे वही हिस्ट्री में जाकर बताया गया है कि एक बार फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे कॉम्ते डी बफॉन, इन्होंने कॉइन को 4040 बार उछाला तो उन्हें इतना बार हेड मिला, तो इन्होंने
एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला तो कितना आ गया 0.507। फिर एक और इंसान थे जिनका नाम था J.E. क्रिच, इन्होंने कॉइन को 10,000 बार उछाला, तो इन्होंने फिर से हेड का एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकाला तो इसमें उन्हें मिला 0.5067। ठीक है। फिर एक और स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था कार्ल पियर्सन, इन्होंने कॉइन को 24,000 बार उछाला और इन्हें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना मिला 0.5005। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज किया जा रहा है, पहले आपने कॉइन को 4,000 बार उछाला, फिर उसके बाद 10,000 बार उछाला, उसके बाद 24,000 बार उछाला, तो प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे चेंज हो रहा है। पहली बार प्रोबेबिलिटी आया था 0.507, दूसरी बार आया 0.5067। दोनों में बता सकते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, फिर ये छोटा है, फिर इतना बार उछाले तो प्रोबेबिलिटी आ गया इतना और छोटा वैल्यू आ गया। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते होते कहाँ शिफ्ट कर रहा है 0.5 की तरफ। ठीक है, क्योंकि पहली बार जब प्रोबेबिलिटी था वो कितना था 507 था, इसमें 506, इसमें 500, मतलब 5 के करीब आते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एज द नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीजेस द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर टेल सिम्स टू बी सेटलिंग डाउन अराउंड द नंबर 0.5 या फिर हाफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी घटते घटते 0.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसी 0.5 या फिर हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या फिर गेटिंग टेल बोला जाता है। बातें करेंगे यहाँ पे समझिएगा। तो इस चैप्टर में हमें इसी टाइप के प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। क्या इसका नाम है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगे, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो तो सिर्फ ये था कि हमने क्लास 9 में क्या पढ़ रखा है। ठीक है, क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। 9 में आपने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल अप्रोच। सबसे पहले आप यहाँ पे एक फ्रेज समझेंगे जिसको बोला जाता है एट रैंडम। इसका क्या मतलब है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि टॉसिंग का कॉइन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि एक रैंडम टॉस कीजिए, तो रैंडम टॉस करने का मतलब क्या है कि हम लोग उस कॉइन को फ्रीली फॉल करने के लिए अलाउ कर रहे हैं विदाउट एनी बायस या फिर इंटरफेरेंस। हम अपना तरीके से कोई भी ऐसा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो कॉइन हेड की तरफ ज़्यादा झुकाव हो या फिर टेल की तरफ ज़्यादा झुकाव हो। ठीक है, मतलब रिजल्ट जो है वो कंप्लीटली अननोन हो, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा को बोलते हैं रैंडम टॉस। बातें करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से कभी कभी सवालों में कॉइन को बोला जाता है फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब ऐसा कॉइन होता है जो सिमेट्रिकल हो, एक तरफ से ज़्यादा भार दे देना कि ताकि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ छेड़छाड़ ना करना, उसको बोला जाता है फेयर कॉइन। इसको अनबाइस्ड प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, फेयर हो या फिर अनबाइस्ड हो, रैंडम हो, इसका मतलब है कि आप अपने तरीके से कोई भी ऐसा कंडीशन, कोई भी ऐसा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिससे कि रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जब सिक्का जब उछाला जाता है तो दो आउटकम है, हमें पता है, एक आ सकता है हेड या फिर दूसरा आ सकता है टेल। तो यहाँ पे हेड आने का उतना ही चांसेस है जितना कि टेल आने का चांस है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आउटकम्स इज एज लाइकली टू ऑकर एज द अदर। हेड आने का चांस उतना ही है जितना कि टेल आने का। ठीक है, तो वी रेफर टू दिस बाय सेइंग दैट द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। अब ये फ्रेज आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो आउटकम्स है हेड या फिर टेल, सिक्का जब उछालते हैं तो ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये वर्ड हम लोग बार बार यूज़ कर रहे होंगे। फिर उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या हमें मिल सकता है। सबसे पहले तो हम ये डाई को मान लेंगे कि ये फेयर डाई है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, क्या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, 5, 6, ये सब आ सकता है। तो यहाँ पे सभी का आने का चांसेस इक्वल है, इसीलिए सबको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या सभी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है इक्वली लाइकली होता है कि नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैग में 4 रेड बॉल रखा हुआ है और एक ब्लू बॉल रखा हुआ है। ठीक है, 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। आपसे बोला जाए आंख बंद करके कोई एक बॉल उठाइए, तो क्या आप रेड बॉल और ब्लू बॉल उठाने का चांसेस यहाँ पे इक्वल है? नहीं, क्योंकि इस बैग में ज़्यादा रेड बॉल रखा हुआ है तो अब हाई चांसेस है कि आप रेड बॉल उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटकम्स है रेड बॉल उठाना या फिर ब्लू बॉल उठाना, ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑल एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट नेसेसरली हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये बात आप समझ गए। चलिए एक मार्क्स में पूछ सकते क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग ये मान के चलेंगे कि सभी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। ठीक है, चलिए, ये आपने क्लास 9 में एम्पिरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ रखा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है,
तो ये जो फॉर्मूला है एम्पिरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालने का, इसको हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसका काफ़ी सारा लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि इसको हमें हर बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, तब उसका हम लोग आउटकम्स लिखेंगे कि कितना बार क्या आया है, तब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा करना हर बार वेरी एक्सपेंसिव हो सकता है या फिर अनफिजिबल, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। यही इसका लिमिटेशन है इस फॉर्मूले का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें निकालना है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। मान लीजिए आप सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस सैटेलाइट का फेल होने का चांसेस क्या है, ठीक है, कितना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको बार बार सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा। फिर आप नोटिस करेंगे क्या तो सैटेलाइट सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फेल होगा, तो आप उसका आउटकम नोट करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आपको ये चीज़ पता करना है कि भूकंप आने के बाद कोई घर गिरता है कि नहीं, उसका चांस कितना है, ठीक है, गिरने का। तो इसके लिए क्या आप वेट करेंगे कि कब भूकंप आएगा, तब आप नोट करेंगे कि घर गिरा कि नहीं। फिर ऐसे करके 5-6 बार भूकंप आएगा, तब आप एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये काफ़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते हैं। फॉर्मूले को मतलब एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं। इसके जगह पे हम क्या निकाल रहे होते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर वी आर प्रिपेयर टू मेक सर्टेन एजम्पशंस, द रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड एज द assumption help in directly calculating the exact या फिर theoretical probability। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। कुछ एजम्पशन ऐसा करेंगे जिससे कि हमें एक्सपेरिमेंट बार बार ना करना पड़े, और इससे हमें थ्योरेटिकल या फिर जिसको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वो निकाल पाएंगे। वो क्या चीज़ हम एज्यूम करेंगे, वो एजम्पशन होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स का। हम ये मान लेंगे कि हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो आउटकम्स है, ठीक है, वो इक्वली लाइकली है। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका 2 ही आउटकम है, क्या तो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा या फिर अनसक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने का जो आउटकम है ये दोनों इक्वली लाइकली है, हम ये चीज़ मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यही चीज़ एज्यूम कर लेने से या फिर मान लेने से हमें डेफिनेशन मिल जाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का। वो डेफिनेशन क्या है देखिए। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं किसी भी इवेंट का, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इवेंट वर्ड समझिए। इवेंट मतलब क्या होता है, कोई भी आउटकम, ठीक है, इतना समझे। सवाल में जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाएगा वही हो जाएगा इवेंट, ठीक है। यहाँ तक चलिए ये बात हमने समझा। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको सवाल दिखते ही आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ को नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिक्का उछाला गया, कॉइन को टॉस किया गया, तो वहाँ पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं। तो ये हेड टेल आ सकते हैं आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे चाहिए नंबर, कितने आउटकम्स है, तो आप बोलेंगे 2। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 2, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख लेंगे किसी भी सवाल में। उसके बाद ये क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, किस आउटकम का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो आप बोलेंगे हेड का। तो यहाँ पे हेड, गेटिंग अ हेड, ये क्या हो गया, इवेंट हो गया, समझे। जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा वही चीज़ क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E मतलब कितने, इसमें से कितने आउटकम है जो E यानी हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है जो हेड को फेवर कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे टोटल में से सिर्फ एक ही है जो हेड है, ठीक है, तो 1 हो गया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाला का वैल्यू है 1, नीचे वाला का वैल्यू टोटल वाले का 2, तो 1/2 हो गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। समझे कि नहीं। चलिए अगर समझ में नहीं भी आए तो टेंशन का बात नहीं है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ के रखिए कि थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ये है, और ये डेफिनेशन हम किस बेसिस पे लिखे हैं, इस एजम्पशन के बेसिस पे लिखे हैं कि आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। चलिए वेयर बी एज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। फिर से यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि यहाँ पे हम एक चीज़ एज्यूम मान के चल रहे हैं कि जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। और अब से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में क्या बोल रहे होंगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोल रहे होंगे। तो सब आगे चल के जो भी एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी वर्ड अगर दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी का, ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये डेफिनेशन इन्होंने दिया है, पीरी साइमन लेप्लेस। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया है, तो पीरी साइमन लेप्लेस, ये नाम आप याद रखेंगे। और एक इंसान है जिनका नाम आपको याद रखना है, वो है जे कार्डन। ये कौन है, तो ये एक फेमस बुक लिखे हैं, द बुक ऑन द गेम्स ऑफ चांस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही हो गया थ्योरी, अभी तक हमने ये सब पढ़ रखा है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल पे आने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी से। इसका मतलब हमने समझा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2-4 छोटे छोटे वर्ड हम समझे। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ट्रायल का मतलब क्या होता है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने समझा। फिर उसके बाद अभी हमने एक नया वर्ड समझा था, इवेंट। इवेंट का मतलब भी क्या होता है, आउटकम होता है, और सवाल में जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाए उसी चीज़ को हम लोग इवेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हमने ये भी चीज़ देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एस्टीमेट है। इसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में फिर से परफॉर्म करें तो हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स 500 बार आ जाए या फिर 490 बार आ जाए, नंबर ऑफ टेल्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो भी चेंज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ एस्टीमेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हमने आगे समझा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यू है वो 0.5 की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो यही 0.5 को हमने किस चीज़ का नाम दिया, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का नाम दिया, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें मतलब क्लास 10 में हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, एम्पिरिकल आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। फिर हमने समझा एट रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये भी समझा कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो जरूरी नहीं कि वहाँ पे आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, लेकिन इस चैप्टर के लिए यानी क्लास 10 के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उन सब का जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होगा, ठीक है। फिर हमने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन एक बार फिर से देखा यहाँ पे, और हमने देखा कि इसका लिमिटेशन क्या है। कई बार ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हम बार बार परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कई बार तो ये अनफिजिबल या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है इस टाइप का प्रोबेबिलिटी निकाल पाना, ठीक है। तो यही सब लिमिटेशन और बुराई को देखते हुए हम किसकी तरफ शिफ्ट कर गए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर गए। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का जो बेसिस है वो क्या है, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो इस रीज़न का वजह से हमें बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है और हम प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमने अच्छे से समझ लिया। आउटकम्स फेवरेबल का मतलब क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। फिर ये डेफिनेशन दिया किसने, तो पेरी सिमन लैपलेस ने दिया था, और एक फेमस बुक है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, इसको जे कार्डन ने लिखा था। इतना थ्योरी अभी तक हम पढ़ रखे हैं। अब आएंगे हम लोग एग्जाम्पल में। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे सोचेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखा है, मतलब आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पहचाने, मतलब कौन सा काम किया गया है। तो यहाँ पे काम क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, ये हो गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जो काम किया गया है या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या रिजल्ट या फिर क्या क्या आउटकम आ सकता है वो सोचिए। तो यहाँ पे जब कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आउटकम निकल सकता है, क्या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आउटकम्स। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, तो आप बोलेंगे 2 होगा, ठीक है, हेड और टेल, समझे। तो आप सबसे पहला लाइन इस सवाल का सॉल्यूशन करते वक्त ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2, इतना कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो गेटिंग अ हेड क्या हो गया, ये इवेंट हो गया, ठीक है। इस इवेंट को कोई एक अल्फाबेटिकल नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है लेट ई बी द इवेंट गेटिंग अ हेड। यहाँ पे हम लेटर ई से डिनोट कर रहे हैं इस इवेंट को, ठीक है। उसके बाद आपका काम होगा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, ये चीज़ होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसका वैल्यू तो हमें मिल चुका है 2, ठीक है। अब बारी है ऊपर वाले का वैल्यू निकालने का। ये क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है। अब देखिए इसका आउटकम्स क्या टोटल आउटकम्स क्या था, हेड और टेल। तो इन टोटल आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम हैं जो ई को फेवर करते हैं, ई यानी हेड को फेवर करते हैं। तो आप बोलेंगे टोटल आउटकम्स में से एक ही हेड है, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इवेंट का नाम देने के बाद अगले लाइन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल टू 1, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू ऊपर हमने लिख रखा है 1, इसका वैल्यू अभी आया 2।
ठीक है। तो 1/2 आ गया हेड का प्रोबेबिलिटी। उसी तरीके से आपको पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो ये एक इवेंट हो गया, जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो इवेंट हो गया, ठीक है। तो इस इवेंट को भी एक नाम देना पड़ेगा, तो मान लेते हैं इसको हम एफ नाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल आउटकम्स क्या था, हेड नहीं तो टेल। तो इस टोटल आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम है जो एफ को फेवर कर रहे हैं, एफ यानी टेल को फेवर कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे एक ही टेल है, तो फेवरेबल टू एफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ गया, 1, और नीचे तो टोटल आउटकम्स कितना है, 2। तो 1/2 ये भी हो गया। समझ में आ रहा है। एक थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एग्जाम्पल और करेंगे तो ये इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। तो एक बैग में ये 3 टाइप के बॉल है और सभी सेम साइज के हैं, ठीक है। इससे क्या इंश्योर हो गया, इससे इंश्योर हो गया कि जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। फिर कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो कृतिका क्या करती है, उस बैग से बिना देखे कोई एक बॉल निकालती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, नंबर 2 रेड बॉल और नंबर 3 ब्लू बॉल। सवाल समझ में आया। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ढूंढिए कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन सा काम किया गया है। तो बैग से बॉल निकालना यही एक काम है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ये हो गया। एक्सपेरिमेंट पहचानने के बाद हम आपको क्या बोले थे, आपको क्या करना है, आप सोचिए कि आउटकम्स क्या क्या निकल सकता है, इस काम का नतीजा रिजल्ट क्या क्या निकल सकता है। तो हम बैग से कोई एक बॉल निकाल रहे हैं, तो बॉल क्या कौन सा निकल सकता है, उस बैग में यही 3 टाइप के बॉल है, तो यही तीनों में से कोई एक बॉल निकलेगा, ठीक है। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या तो रेड बॉल निकल सकता है, नहीं तो ब्लू बॉल निकल सकता है, और नहीं तो येलो बॉल निकल सकता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 आउटकम्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में था इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 3। इतना समझे कि नहीं समझे। चलिए उसके बाद किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, टेकिंग आउट अ येलो बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो पता चल गया ये इवेंट है, तो इसको कोई एक नाम दे देंगे। तो लेट हम इस इवेंट को कुछ भी अल्फाबेटिकल नाम दे सकते हैं। यहाँ पे येलो है तो हम इसको वाई नाम दे देते हैं इस इवेंट का, ठीक है। तो ऊपर में फॉर्मूला में क्या लिख रहे होंगे हम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स क्या थे, क्या तो रेड बॉल निकलेगा, नहीं तो ब्लू बॉल निकलेगा, नहीं तो येलो बॉल निकलेगा। इस टोटल आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम है जो इवेंट वाई को फेवर कर रहे हैं। तो इस टोटल आउटकम में से सिर्फ एक ही है येलो बॉल, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर में लिख रहे होंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है, यहाँ पे 3 आएगा, और फेवरेबल टू वाई, इस 3 में से ऐसे कितने हैं जो वाई को फेवर कर रहे हैं, यानी येलो बॉल है, तो एक ही है येलो बॉल, तो 1/3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरीके से रेड बॉल का निकाल रहे होंगे, इसको इवेंट आर नाम दे देंगे, इसको इवेंट बी नाम दे देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 3 ही है, और इस 3 में से ऐसे कितने हैं जो आर को फेवर कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक ही रेड बॉल है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और ऊपर में 1। समझे कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो इस इवेंट का नाम किया गया है, ठीक है। बॉल टेकन आउट इज येलो, इस इवेंट को वाई से डिनोट कर रहे हैं। बॉल टेकन आउट इज ब्लू, इसको कैपिटल लेटर बी से डिनोट कर रहे हैं, और बॉल टेकन आउट इज रेड, इसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 3 है, आपको समझा दिए हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई, वाई को कितने फेवर कर रहे हैं, तो 1, एक ही येलो बॉल था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1/3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है, एक एग्जांपल और समझेंगे, उसके बाद इस रिमार्क पे वापस आएंगे, ठीक है। एग्जांपल 3 देखते हैं पहले। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक बार डाई को फेंक रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, और नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। सबसे पहले आप पहचानिए एक्सपेरिमेंट क्या है, काम क्या किया जा रहा है यहाँ पे। तो डाई को थ्रो करना ही एक काम है यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो आप बोलेंगे 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6 आ सकता है। यही हो गए आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 6। समझे कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या चीज़ का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो यही हो गया मेरा इवेंट, तो इसको कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये लाइन लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, कैसे निकालेंगे,
ऐसे टोटल आउटकम्स क्या था 1 2 3 4 5 6। इस टोटल आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम है जो ई को फेवर कर रहे हैं, ई यानी नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कितना है 5 और 6, यानी दो ही नंबर ऐसा है जो 4 से बड़ा है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई क्या हो जाएगा, नीचे में लिखते हैं टोटल आउटकम्स कितना है 6 है, और ऊपर में लिख रहे होंगे कितने ई को फेवर कर रहे हैं, तो 2 फेवर कर रहे हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आ रहा होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके को अपनाएंगे हम लोग, इसको कोई एक नाम देंगे इस इवेंट का। ठीक है, लेट हम इसको एफ से डिनोट करते हैं, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ। ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या थे 1 2 3 4 5 6। इसमें से एफ को कितने फेवर करते हैं, एफ यानी 4 या फिर 4 से छोटा नंबर। ठीक है, तो 4 या फिर 4 से छोटा नंबर कितना है 1 2 3 4। तो एफ को फेवर करने वाले 4 आउटकम है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है, देखिए लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर, पहले इसको नाम दिया गया एफ से। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है 6 है, आउटकम्स फेवरेबल टू एफ कितने हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ कितने हो गए 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फेवरेबल वाला नंबर बाई टोटल नंबर, और कैंसिल आउट करेंगे 2/3। तो समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं, आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। थोड़ी देर बाद आप खुद ही क्या करेंगे कि सवाल को ओरली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, आपको पेन छूने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने समझा एग्जाम्पल 3। अब आते हैं रिमार्क पे। ठीक है, ऊपर में भी एक रिमार्क था, पहले इस पे काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमने देखा था, ये जो इवेंट हम ई नाम दे रहे थे, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, टोटल आउटकम्स क्या था, हेड था नहीं तो टेल था। तो गेटिंग अ हेड, इसमें से टोटल आउटकम में से सिर्फ एक ही आउटकम यहाँ पे लिया गया है हेड। ठीक है, तो ई एक इस टाइप का आउटकम है। फिर और आगे देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक और इवेंट हमने यहाँ पे लिखा एफ, मतलब गेटिंग अ टेल, इसमें भी सिर्फ एक ही आउटकम है टेल। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इवेंट वाई था टेकिंग आउट अ येलो बॉल, इसमें कितने आउटकम थे, येलो बॉल एक ही आउटकम था, रेड बॉल में भी एक ही आउटकम था, येलो बॉल में भी एक ही आउटकम था। तो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है एक्सपेरिमेंट का, उस इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे जो इवेंट ई हो गया, एफ हो गया एग्जाम्पल 1 का, और इवेंट वाई बी आर एग्जाम्पल 2 का, ये सब क्या है एलिमेंट्री इवेंट है। थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको अगर हम एग्जाम्पल 3 पे देखें। यहाँ पे जो हम इवेंट ई नाम दिए थे, इवेंट ई क्या था, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इस इवेंट के अंदर क्या क्या आ रहे थे, 4 से ज़्यादा नंबर कौन सा था, 5 भी था 6 भी था। तो इस इवेंट के अंदर 2 आउटकम आ रहे हैं, तो क्या ये इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए हमने इवेंट एफ नाम दिया था। ठीक है, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस इवेंट में कितने आउटकम आ रहे थे, टोटल आउटकम क्या था मेरा 1 2 3 4 5 6। इस टोटल आउटकम में से इस इवेंट में कितने आउटकम आ रहे थे, 4 या फिर 4 से छोटा 4 आउटकम आ रहे थे, है कि नहीं। तो ये क्या एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा एफ, तो ये भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये ई है एलिमेंट्री इवेंट, एफ भी है एलिमेंट्री इवेंट। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई है, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट, रेड भी एलिमेंट्री इवेंट और ब्लू भी एलिमेंट्री इवेंट। अगर हम इन सब का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो याद है आपको कितना कितना वैल्यू आया था, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसका वैल्यू भी हमें 1 मिल रहा होगा। तो एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सब का अगर प्रोबेबिलिटी का ऐड कर देंगे, सम कर निकालेंगे तो कितना मिल रहा होगा, हर बार 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और ये चीज़ तो आप समझ ही गए हैं। चलिए, तो ये रिमार्क हमने समझा, और नीचे एक और रिमार्क है ये वाला, और यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल 3 के लिए कि यहाँ पे जो इवेंट ई था और इवेंट एफ जो था, ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आउटकम था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द इवेंट ई एंड एफ आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट बिकॉज ई हैज़ 2 आउटकम और एफ हैज़ 4 आउटकम्स। समझ गए इतना। चलिए आते हैं रिमार्क पे। तो एग्जाम्पल 1 पे फिर वापस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, यानी पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐड करते थे तो 1 आ रहा था। ठीक है,
यहाँ पे जो इवेंट ई है ये क्या डिनोट कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। एफ डिनोट कर रहा है इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे ऐसे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो एफ ई जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है गेटिंग अ हेड, तो हम क्या एफ को ऐसा बोल सकते हैं इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ टेल मतलब हेड, टेल आना मतलब हेड ना आना, ठीक है। तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल या फिर इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड दोनों एक ही चीज़ है, समझ रहे हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, समझ रहे, ई आना और ई ना आना, एफ का जगह पे हम लिख रहे हैं ई ना आना, ठीक है। तो इक्वल टू 1 मिलेगा, ये बात को समझे। अब ये जो नॉट ई है ना, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर ऐसा एक बार, ठीक है, इक्वल टू 1, समझे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का आना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है हमेशा, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई हमेशा 1 होता है, ठीक है। किसी इवेंट का होने का चांस प्लस नहीं होने का चांस, दोनों अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। नॉट ई को हम लोग ई बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। तो इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट फॉर एन इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हम निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल नाम भी है, ये जो ई और नॉट ई है बोलते हैं, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ठीक है। चलिए, तो ऊपर में हमने 2 इवेंट पढ़ा था जिसको बोला जा रहा था एलिमेंट्री इवेंट्स, जिसका नंबर ऑफ आउटकम सिर्फ 1 हो, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट का भी सम करते हैं तो 1 आता है, और इस रिमार्क में हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में, इसका भी सम करते हैं तो 1 होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले 2 छोटा छोटा ज्ञान आपको और लेना है। देखिए व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अगर आप डाई फेंकते हैं तो 8 आने का चांस कितना है बताइए। तो आप तो इस कॉमन सेंस लगाएंगे कि डाई फेंकेंगे तो क्या तो नंबर 1 से 6 का बीच में ही कोई आएगा, 8 तो किसी भी शर्त में नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ये इवेंट 0 है, ठीक है। तो इस टाइप का इवेंट जिसका आने का चांस एकदम 0 हो, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो, उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर। ऐसा इवेंट जो कभी होगा ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और वैसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। समझे कि नहीं समझे। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ठीक है, तो आपको लिखना होगा 0। फिर अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, ये रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, ठीक है। तो देखिए टोटल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए टोटल आउटकम्स। और इवेंट यहाँ पे क्या है मेरा, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। इस इवेंट को मान लीजिए हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने आउटकम है, इस टोटल आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम है जो ई को फेवर कर रहे हैं, मतलब 7 से छोटा नंबर कितना है इस आउटकम में। तो आप बोलेंगे ये सभी 7 से छोटा नंबर है, मतलब 6 आउटकम ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं ई को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालना चाहे, टोटल आउटकम्स कितना है 6, और फेवर कितने कर रहे हैं, 6 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोचिए कि 7 से छोटा नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम डाई फेंकेंगे तो यही 6 में से कोई एक नंबर आएगा, तो यहाँ पे 100% ये श्योर है कि कोई एक नंबर 7 से छोटा ही होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1 आ गया, तो ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उस टाइप के इवेंट को बोलते हैं श्योर या फिर सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर या फिर सर्टेन टू ऑकर इज 1। ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, और इस टाइप के इवेंट को श्योर या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो इस बात से हमें समझ में आ रहा है 2 चीज़, कि किसी का प्रोबेबिलिटी जो है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या तो 0 होगा या फिर 0 के इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही कोई ना कोई होता है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी -1 आ रहा है, तो क्या वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। 0 से छोटा जाएगा नहीं, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और कभी भी 1 से बड़ा नहीं जाएगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। 1 के इक्वल टू हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में दिया गया था, उम्मीद करते हैं आपने देखा भी होगा वो क्वेश्चन को। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। इन 52 कार्ड्स को 4 सूट में डिवाइड किया जाता है। हर एक सूट में कितने कार्ड हो गए, 13-13 करके कार्ड हो गए, ठीक है। तो इस हर एक सूट का यानी 13 कार्ड का जो ग्रुप है उसको नाम दिया गया है।
एक को बोला जाता है स्पेड, इसमें 13 कार्ड्स है। फिर दूसरा है हार्ट, इसमें भी 13 कार्ड्स। फिर तीसरा है डायमंड, इसमें भी 13 कार्ड। और चौथा है क्लब, इसमें भी 13 कार्ड। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद स्पेड और क्लब जो है ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे ये 13 और ये 13, 26 टोटल ब्लैक कार्ड हो गए। और ये जो हार्ट और डायमंड है ये सब रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछता है टोटल रेड कार्ड कितने हैं पूरे कार्ड में, तो आप बोलेंगे टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। इतना समझे। चलिए फिर आगे देखिए, तो ये तो वही लिखा है कि इस क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। फिर द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन, जैक, और ये 10 से लेकर 2 तक। हमें पता है कि इस स्पेड में, हार्ट में, या फिर डायमंड में, या फिर क्लब में, सब में 13-13 कार्ड है। ठीक है, तो ये 13-13 कार्ड कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस। ठीक है, इक्का। उसके बाद कार्ड्स होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आता है जैक, और उसके बाद क्वीन, और उसके बाद किंग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्पेड के अंदर कितने किंग है, तो आप बोलेंगे एक किंग। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टोटल ब्लैक किंग कितने हैं, तो आप बोलेंगे एक किंग यहाँ पे होगा, एक किंग यहाँ पे होगा, तो टोटल ब्लैक किंग 2 हो गए। ठीक है, उसी तरीके से टोटल रेड किंग कितने हो गए, 2। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टोटल एस कितना होता है पूरे कार्ड में, इस 52 कार्ड में एस कितने हैं, तो आप बोलेंगे इसमें भी एक एस होगा, इसमें भी एक एस होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो टोटल एस कितने हैं, 4 है। समझे कि नहीं। फिर कोई आपसे पूछे कि बताइए ब्लैक क्वीन कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे एक क्वीन यहाँ पे, एक क्वीन यहाँ पे, टोटल ब्लैक क्वीन कितना हो गया, 2। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अच्छे से इसको समझ के याद कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो किंग, क्वीन और जैक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो 3 फेस कार्ड होते हैं इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स में से तो 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे 4 सूट देख पा रहे हैं। ये पहला सूट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड, ये वाला हार्ट, ये वाला डायमंड, और ये वाला क्लब। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं पहले वाले को एस बोला जा रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जैक आता है, उसके बाद क्वीन, और उसके बाद किंग। यही पैटर्न सब में फॉलो किया गया है। ठीक है, और इन सब में चेहरा बना हुआ है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ये भी फेस कार्ड, जैक, क्वीन, किंग, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 3, 3, 3, 3, कितना हो गया, 12। टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, तो आप बोलेंगे ये 3 और ये 3, 6 हो गया। उसी तरीके से टोटल रेड फेस कार्ड ये भी 6 हो गया। ठीक है, और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बताइए कि टोटल 9 वाले कार्ड कितने हैं, तो 9 वाला एक कार्ड यहाँ पे, एक कार्ड यहाँ पे, एक कार्ड यहाँ पे, एक कार्ड यहाँ पे, तो 9 हो गया 4 कार्ड। ठीक है, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 4 लिखा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इस 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकाला गया। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, विल नॉट बी एन एस। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट पहचान लिए, ड्रॉइंग अ कार्ड। ठीक है, कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या है, क्या क्या आप कार्ड उठा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 52 कार्ड है टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 52। इसके बाद हमें किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, चूजिंग अ कार्ड एस। ठीक है, तो इसको हम इवेंट ई दे देते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ टेकिंग एन एस। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए कि 52 में से ऐसे कितने आउटकम्स है जो ई को फेवर कर रहे हैं, मतलब 52 में से ऐसे कितने हैं जो एस है। तो एस हमने अभी याद किया था, टोटल कितने हैं बताइए, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 52 नीचे टोटल आउटकम्स, और उसमें से एस कितने हैं, 4। समझे, तो ये हो जाएगा ई का प्रोबेबिलिटी। दूसरे में पूछा गया विल नॉट बी एन एस, एस नहीं होने का चांस कितना है। तो ये तो सिंपल सा देखिए, ये इसमें पूछा गया कि एस होने का चांस कितना है, इसमें पूछा गया एस नहीं होने का चांस कितना है, मतलब ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो 1 माइनस 4/52, तो 52 माइनस 4 48/52, कैंसिल आउट करेंगे, जो आएगा सो आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसको निकालने का एक और तरीका है, आप सोचिए कि 52 कार्ड्स में से ऐसे कितने कार्ड है जो एस नहीं है। तो आप बोलेंगे 4 एस है, तो बचा हुआ 48 कार्ड एस नहीं है, तो 48 इसको फेवर कर रहे हैं, नहीं एस नहीं है, टोटल हो गया 52। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले का आंसर देखिए 4/52, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/13, और दूसरे का आंसर ये रहा 48/52, कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 12/13, तो वो यहाँ पे लिखा है।
फिर आगे देखिए रिमार्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एफ है इसको इवेंट एफ दिया गया था, नॉट ए इसको, तो ये एफ और कुछ नहीं ई बार है, मतलब नॉट ई है। तो हम लोग पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐसे भी निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 12/13, जिस तरीके से हम बताए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 5 करके दिखाते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसको। लिखा गया कि दो प्लेयर्स है संगीता और रेशमा, दोनों टेनिस मैच खेलती है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच 0.62। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। एक टेनिस मैच हो रहा है, संगीता और रेशमा प्लेयर है, तो संगीता का जीतने का चांस इतना है, तो बताइए रेशमा का जीतने का चांस कितना है। रेशमा का जीतने का चांस मतलब संगीता का हारने का चांस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, ठीक है, SW लिख रहे हैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग, कितना आएगा 1 आएगा, हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग कितना दिया है 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग ये हमें निकालना है, संगीता नॉट विनिंग मतलब रेशमा विनिंग, ठीक है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग यहाँ से निकाल लेंगे, 1 माइनस 0.62 कितना आएगा 0.38 आएगा। ठीक है, तो ये रहा 0.38 आंसर आ रहा होगा। एग्जाम्पल 6, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव नंबर 1 डिफरेंट बर्थडे एंड नंबर 2 द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। मान लीजिए कि ये लीप ईयर नहीं है, बताइए सेम बर्थडे होने का चांस कितना है और डिफरेंट बर्थडे होने का चांस कितना है। तो इसको आप इस तरीके से सोचिए, टोटल ईयर में कितने डेज है, आप बोलेंगे 365 डेज है, तो सेम बर्थडे जो होगा वो एक ही दिन होगा और डिफरेंट बर्थडे जो होगा वो कितना दिन हो सकता है, 364 डेज अलग अलग बर्थडे हो सकता है। ठीक है, सेम बर्थडे एक ही दिन पड़ सकता है, समझ रहे। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए अलग बर्थडे होने का तो वो कितना हो जाएगा, टोटल है 365 डेज, उसमें से 364 इतने डेज है जो फेवर कर रहे हैं अलग अलग दिन प्रोबेबिलिटी होने का। ठीक है, और सेम डे बर्थडे होने का अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, टोटल है 365 और उसमें से एक ही दिन ऐसा है जो इस इवेंट को फेवर कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो इस ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए, आउट ऑफ 2 फ्रेंड्स 1 गर्ल से सविताज बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर, किसी एक दिन होगा, तो हमीदा बर्थडे कैन ऑल्सो बी 365 में से किसी एक दिन इसका बर्थडे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि हमीदास का बर्थडे अलग है सविता का बर्थडे से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 365 माइनस 1 मतलब 364 दिन हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदास बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे आ गया इतना बाई इतना, समझे। और सेम बर्थडे होने का चांस क्या हो गया, 1 माइनस ये निकाल दीजिए, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं कि सेम बर्थडे एक ही दिन हो सकता है और 365 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इवेंट जो थे वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्या तो डिफरेंट बर्थडे होगा नहीं तो सेम बर्थडे होगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक को यूज़ करके यहाँ पे निकाला गया है, तो इतना आता है, समझ गए। एग्जाम्पल 7 देखिए, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है। लिखा है कि देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल ऑफ हुम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। टोटल 40 बच्चे हैं, 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। क्लास टीचर को एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। तो हर एक स्टूडेंट का नाम एक कार्ड पे लिखती है, फिर वो कार्ड को एक बैग में रख देती है और उसको अच्छे से हिला देती है। सी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, फिर उस कार्ड में से, उस बैग में से किसी एक कार्ड को निकालती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि द नेम ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल या फिर नंबर 2 अ बॉय। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो कार्ड में नाम है एक लड़की का होगा या फिर दूसरे में निकालना एक लड़के का होगा। तो एक्सपेरिमेंट समझ गए आप, एक्सपेरिमेंट क्या है, टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम द बैग। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे, टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 40 टोटल कार्ड है, उसमें से लड़की का कार्ड 25 है, लड़का का कार्ड 15 है। तो लड़की का कार्ड उठाने का चांस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ गर्ल कार्ड। टोटल आउटकम्स 40 और फेवरेबल आउटकम्स गर्ल को कितने फेवर कर रहे हैं, 40 में से ऐसे कितने गर्ल्स है, तो 25 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा 5 5 जा 5 8 जा, ठीक है 5/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बॉय कार्ड क्या हो जाएगा, अ कार्ड हैविंग बॉय नेम, वो क्या हो जाएगा 40 नीचे रहेगा और टोटल बॉयज़ कितने हैं 15, कैंसिल आउट करेंगे 3/8 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और नहीं तो आप क्या कर सकते थे कि एक बार आपको गर्ल्स का मिल गया 5/8, तो बॉयज़ का कैसे निकालेंगे। अब देखिए गर्ल और बॉय दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कार्ड क्या तो लड़की का निकलेगा नहीं तो लड़का का निकलेगा, लड़का का निकल रहा है मतलब लड़की का नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो बॉय का निकालने के लिए हम 1 माइनस गर्ल का भी कर सकते थे 5/8, तो क्या आता 3/8 आता, समझे कि नहीं। तो आपका मर्जी है, जिस लॉजिक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक बार यहाँ पे समझा देते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 40। तो इसको फेवर कितने कर रहे हैं गर्ल वाले को, तो 25, तो प्रोबेबिलिटी निकल गया 5/8। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, लड़के का निकालना है, तो बॉय को कितने फेवर कर रहे हैं, तो 15 हो गया, तो बॉय का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8। ठीक है, और हम चाहते तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इस तरीके से भी निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, वैल्यू पुट करते सॉल्व कर देते। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम समझ गए फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू रेड। यहाँ पे एट रैंडम का मतलब है कि आप कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, एकदम जेन्युइनली कोई भी एक बॉल उठा रहे हैं और सब बॉल को उठाने का चांस बराबर है। ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, ड्रॉइंग अ मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या तो आप इन तीनों में से कोई एक बॉल उठाएंगे, नहीं तो इन दोनों में से, नहीं तो इन चारों में से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9। टोटल 9 बॉल में से कोई एक बॉल आप उठाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, वाइट बॉल का, तो इसको हम नाम देंगे लेट वाई डिनोट द इवेंट मार्बल इज वाइट, बी से डिनोट करेंगे कि मार्बल इज ब्लू, और आर से डिनोट करेंगे कि मार्बल इज रेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाइट, डब्लू मतलब वाइट को कितने फेवर कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स में से इन 9 में से कितने वाइट बॉल है, तो आप बोलेंगे 2, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डब्लू 2 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू कितना आ रहा है, टोटल है 9 में से 2। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई ब्लू पूछे तो कितना होगा, टोटल है 9, उसमें से ब्लू कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, कैंसिल आउट कर देंगे 1/3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर निकालना है तो टोटल कितना है 9 में से रेड कितना है 4, तो 4/9, ये हो जाएगा तीनों का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कर रखा है। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9 पे लिखा है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 अलग अलग कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, एक है 1 रुपये वाला कॉइन और एक है 2 रुपये वाला कॉइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, क्या तो हेड आ सकता है दोनों ही कॉइन में, या फिर वो हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में ही टेल आ जाए। ये छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे इतना सारा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 हो गया पॉसिबल आउटकम्स। और ये लिखने का तरीका देखिए, ब्रैकेट में H, ऐसे लिखते हैं, फिर कॉमा देके फिर ब्रैकेट में हेड, टेल ऐसे लिखते हैं हम लोग। चलिए फिर इतना हमने कर लिया, उसके बाद पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेट सी गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। तो ये क्या है, हाँ इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, उसमें से एटलीस्ट 1 हेड वाले कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3/4 आ रहा होगा इसका आंसर। समझे कि नहीं, ये आंसर है 3/4। बस यहाँ पे अब लिखने का तरीका समझाया गया है कि अगर लिख के दिखाना हुआ टीचर को तो कैसे करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, ई से हमने डिनोट कर दिया। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितना हो गया, एटलीस्ट 1 हेड वाला, तो 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/4, बस इतना ही लाइन लिख के दिखा देंगे और मार्क्स मिल जाएगा। और एग्जाम जब MCQ होगा तब तो आपको पता ही है, आप ओरली आंसर निकालेंगे। टोटल आउटकम्स यहाँ पे 4 है और एटलीस्ट 1 हेड वाला 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3/4 डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर खत्म है। चलिए अब हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें कोई 2 नंबर के बीच में कोई नंबर चूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 से लेकर 5 के बीच में कोई नंबर चूज़ करना है। तो 1 से लेकर 5 के बीच में तो बहुत सारा नंबर होता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो देखेंगे हम। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए
जो आउटकम है वो क्या हो, एक सर्कल के अंदर या फिर रेक्टेंगल के अंदर या फिर किसी भी शेप के अंदर सभी पॉइंट हो। तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर सभी पॉइंट तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10, और इसमें स्टार मार्क लगा के लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सीबीएसई का कोई ठीक नहीं है, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और ईजी है, ज़रा टफ है नहीं। देखिए लिखा है कि इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। एक म्यूजिकल चेयर गेम है, तो उसमें वो पर्सन जो म्यूजिक प्ले कर रहा है उसे कहा गया है कि आप 2 मिनट के अंदर कभी भी म्यूजिक बंद कर देना, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो क्या चांसेस है कि जो म्यूजिक है वो पहले आधे मिनट में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसको बोला गया है कि 2 मिनट के अंदर आप म्यूजिक बंद करना। इसका मतलब 0 से लेकर 2 मिनट का बीच में, मतलब 0 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उतने समय पे वो जो म्यूजिक है वो उसको प्ले करना बंद कर सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, ऑल नंबर्स बिटवीन 0 and 2, समझ रहे हैं ना। 1 सेकंड पे भी बंद कर सकता है वो म्यूजिक, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 3.5 सेकंड पे भी म्यूजिक बंद कर सकता है, बहुत सारे समय पे म्यूजिक बंद कर सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाते हैं, 0 से लेके 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और हमें फेवरेबल आउटकम कितना चाहिए, फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक बंद हो रहा है, तो मतलब 0 से लेके हाफ, ये हो गया वो आउटकम्स जो फेवर कर रहे हैं इस इवेंट को, ठीक है, इस इवेंट को कि म्यूजिक पहले हाफ मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि लेट ई बी द इवेंट, कि म्यूजिक पहले हाफ मिनट में स्टॉप हो जाएगा। तो नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो गए, नंबर लाइन में 0 से लेकर हाफ तक जितने भी पॉइंट्स है वो हो गए, ठीक है। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल देंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, नीचे हम लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस इन विच द आउटकम कैन लाई, मतलब 0 से लेके 2 का बीच में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 2, तो ये हम लिख दिया 2। फिर डिस्टेंस फेवरेबल टू इवेंट ई को कितना डिस्टेंस फेवर कर रहा है, तो हाफ, समझ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। और इसको और भी सिंपल तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और मुझे चाहिए 0 से हाफ मिनट तक का आउटकम। तो बस ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, और चाहिए कितना, हाफ। ऐसे भी सिंपल सा सोच के कर सकते हैं, 1/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 11 इसी टाइप का है। लिखा है कि अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.2। इस फिगर में एक हेलीकॉप्टर का मतलब रिपोर्ट मिला है कि वो इसी रेक्टेंगल वाले जगह पे कहीं पे क्रैश हुआ है, कहीं पे हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ पे हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो क्या चांसेस है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो इस लेक के अंदर क्रैश हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे सोचेंगे, देखिए क्रैश टोटल आउटकम्स, क्रैश कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इस पूरे एरिया पे क्रैश हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे में टोटल एरिया दे देंगे, ठीक है। ये पूरा हो गया आउटकम। फिर फेवरेबल जो है कहाँ पे क्रैश होने का बोला गया है, लेक में, तो लेक का एरिया कितना है, वो लेक का एरिया ऊपर डाल देंगे और नीचे डालेंगे टोटल रेक्टेंगल का एरिया, समझ रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ इंटायर रीजन निकाला गया, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। लेंथ कितना है 9 और ब्रेथ है 4.5, तो 4.5 इंटू 9 ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद हम उस लेक का एरिया निकालेंगे। लेक भी लेंथ ब्रेथ पता है लेक का, ये पूरा 4.5, इतना दूर 2 दिया हुआ है तो इसको निकाल लेंगे, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 में से 2 हटा के। फिर ये पूरा 9 है, इतना दूर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा ये। तो 3 इंटू 2.5 करेंगे तो लेक का एरिया मिल जाएगा, ये रहा 3 इंटू 2.5 लेक का एरिया। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नीचे हो गया टोटल एरिया, ऊपर हो गया लेक का एरिया, डिवाइड कर दिए, इतना आता है आंसर। समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन एरिया बेस्ड होता है तो आप क्या करेंगे, टोटल एरिया नीचे लिखेंगे और ऊपर जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी निकालना है उस एरिया को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड होता है तो आप डिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस और जितना का आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते थे कि क्या चांसेस है कि वो जो म्यूजिक जो प्ले कर रहा है वो इंसान हाफ मिनट से लेके 1 मिनट के अंदर म्यूजिक स्टॉप कर दे, ठीक है। तो अभी हम कैसे कर रहे होते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 और ये हाफ से लेके 1 का डिस्टेंस कितना है, हाफ ही है, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाता है आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स और 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। समझ गए इतना? चलिए, जिमी अ ट्रेडर will only accept the shirts which are good, but Sujata another trader will only reject the shirts which have major defects। ठीक है, जिमी जो है सिर्फ अच्छे जो गुड शर्ट है उसी को एक्सेप्ट करेगा और सुजाता सिर्फ उसी को रिजेक्ट करेगी जो मेजर डिफेक्ट है, यानी मेजर डिफेक्ट वाले वो नहीं लेगी, तो माइनर डिफेक्ट और अच्छे वाले वो लेगी। ठीक है, तो वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, तो एक कार्टून से एक शर्ट निकाला गया। What is the probability that it is acceptable to Jimmy? जिमी वो शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल शर्ट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100, नीचे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर जिमी कौन सा शर्ट एक्सेप्ट करेगा? जो क्या हो, गुड हो, तो गुड कितने हैं? 88, तो 0.88 आ गया इसका आंसर प्रोबेबिलिटी का। समझ गए? और नंबर 2 में पूछा गया कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता, तो सुजाता कौन सा एक्सेप्ट करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट ना हो, मतलब ये 4 छोड़ के बाकी ये माइनर डिफेक्ट 8 वो एक्सेप्ट करेगी और 88 गुड तो है, ये तो एक्सेप्ट करेगी ही। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बताइए? तो आप बोलेंगे टोटल है 100 और वो कौन सा एक्सेप्ट करेगी, तो 88 एक्सेप्ट करेगी प्लस ये 8 भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 96/100, यानी डेसिमल में करें तो 0.96। समझे कि नहीं? तो बस यही हो गया आंसर। ये था पहले का आंसर इतना, दूसरा का आंसर इतना। अब आते हैं एग्जाम्पल 13 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देखिए, लिखा है कि 2 डाइस, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, दोनों को एक साथ आप थ्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो करें, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 फ्रेज आप याद रखेंगे कि थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस या फिर थ्रोइंग 2 डाई साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो फेंकते हैं तो क्या होता है, फिर राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है वो लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे सोचेंगे कि क्या तो पहले डाई में भी 1 आ जाए, दूसरे डाई में भी 1 आ जाए, या फिर पहले डाई में 1 दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 या फिर दूसरे में 3 आ जाए। समझ रहे? 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है और 1,6 हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है दूसरे पहले में 2 आए, इसमें 1 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, ऐसे करके आप इसका आउटकम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पूरा आउटकम्स जब आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये आउटकम्स लिखा कैसे जाता है। टोटल कितने आउटकम्स है, तो इधर है 6, इधर है 6, तो 6 6 36 आउटकम्स है टोटल। समझे? तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 2 डाइस लिखा हुआ मिले, तो आप सबसे पहले इस टाइप का आउटकम्स आप बना लेंगे। ठीक है, ये आउटकम बनाना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आप सवाल को आगे कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो अगर सम जो है 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है पूछा जा रहा है। तो देखिए कहाँ पे सम 8 आ रहा है, तो देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे 6 + 2 8 है, 5 + 3 8 है, 4 + 4 8 है, फिर यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और कहीं पे भी 8 नहीं मिलेगा आपको ऐड करने से। ठीक है, तो कितने में 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 5/36 हो गया पहले वाले का आंसर। समझे कि नहीं समझे? फिर दूसरा में पूछा गया है कि सम 13 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे आप जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 11 मिल रहा है, यहाँ पे 6 6 12 मिल रहा है, दोनों में 6 आएगा तो 12 मिल जाएगा। 13 कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, टोटल आउटकम्स है 36, 13 को फेवर करने वाले 0 है तो 0 मिलेगा। मतलब ये कौन सा इवेंट है बताइए? ये है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि जो सम है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 12 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आउटकम्स में देखें तो ऐसे सारे ही आउटकम्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनका सम 12 या फिर 12 से कम है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा ये? टोटल आउटकम्स है 36 और टोटल इसको फेवर भी कितने कर रहे हैं इस चीज़ को, तो 36 कैंसिल आउट होकर ये 1 देता है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, बस यही था इसमें। ये आंसर है 5/36, एक का आंसर 0, एक का आंसर 1, इतना ही है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसका 1 में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना होता है बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने, 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0, होने का चांस भी 0 है। और इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं? जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होना ही है तो उसका चांस 1 होता है, ठीक है। और इस टाइप के इवेंट को श्योर या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं, ठीक है। नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, सारा एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। और 5 में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का रेंज क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि ये 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी और 1 के इक्वल भी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन, किसका इक्वली लाइकली आउटकम है। हमने समझ रखा है इक्वली लाइकली आउटकम मतलब होने का चांस इक्वल है, ठीक है। चलिए तो पहले में बोला है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पे 2 आउटकम है, कार क्या तो स्टार्ट होगा या फिर स्टार्ट नहीं होगा। अब आप ये अपने आप से सोचिए, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए अपना बाइक या फिर अपना कार या फिर अपना साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, ज़्यादा चांस रहता है कि वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, कम चांस रहता है कि स्टार्ट नहीं होगा, कुछ खराबी हुआ तो, नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स कार स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी या फिर ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को शूट करता है तो इसका 2 आउटकम है, क्या तो वो शूट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो सोचिए क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है। आप किसी बॉल को मारने जा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप उस बॉल को हिट करेंगे ही, शूट करेंगे ही, कम ही चांस है कि उसको हिट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। 3 देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या तो ट्रू आ सकता है, नहीं तो फॉल्स आ सकता है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। बराबर चांस है, सवाल पर डिपेंड करेगा सवाल किस टाइप का है। सवाल का आंसर अगर ट्रू है तो आउटकम ट्रू आएगा, और सवाल का आंसर अगर फॉल्स है तो आउटकम फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम है। नंबर 4 देखिए, अ बेबी इज बॉर्न, इज इट इज़ अ बॉय और गर्ल। ये एक्सपेरिमेंट है और लड़का हुआ कि लड़की आउटकम है। बताइए क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, किसी का एक तरफ ज़्यादा झुकाव है नहीं, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। समझ गए इतना। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल गेम से पहले टॉस किया जाता है, क्रिकेट गेम में भी पहले टॉस किया जाता है, तब डिसाइड किया जाता है कि कौन पहले खेल को शुरुआत करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों कॉइन टॉस करके ये चीज़ डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब कॉइन टॉस करते हैं ना तब ऐसा नहीं है कि हम किसी टीम को फेवर कर रहे हैं, इसका जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। इसका मेन आंसर यही होगा कि आउटकम्स इक्वली लाइकली है, किसी भी टीम को चांस मिल सकता है पहले गेम स्टार्ट करने का, ठीक है। इसीलिए हम टॉसिंग अ कॉइन को चूज़ करते हैं। तो इसका आंसर एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, यही मेन आंसर है इसका। तो सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज वाइज बात करें तो 1 हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, 100% रिप्रेजेंट करता है, और 0 तो 0% रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। परसेंटेज का रूप में बात करें तो 0% से लेकर 100% का बीच में होना चाहिए, और नंबर्स की बात करें तो 0 से 1 का बीच में होना चाहिए। 2/3 तो ये तो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 0.66 आएगा, तो ये हो सकता है वैल्यू। -1.5 प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होने का मतलब 0 से भी छोटा हो गया, तो ये इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। 15% तो इसके बीच में है, तो ये तो हो सकता है। 0.7 इसके बीच में है, तो ये भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5 देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.05 दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 होता है। यहाँ पे हमें नॉट ई का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम उस साइड भेज दिए, सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। अब बहुत बच्चे को यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 1 है तो 1 लिखिए, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो डाल दीजिए, और इसको फिर नीचे लिखिए यहाँ पे, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.95, ठीक है। नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है सिर्फ,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बिना बैग में देखे एक कैंडी निकालती है, तो जाहिर सा बात है उसके हाथों में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने का कितना चांस है, तो बताइए उस बैग में जब ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने का चांस 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर हम ऑलरेडी दे सकते हैं 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने का चांस कितना है, तो उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो 100% श्योर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी सिंस 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और नंबर 2 में सिंस ऑल आर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो प्रोबेबिलिटी इसका होगा 1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इतना है तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो सिंपल सा है 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब आपको लिख के करके दिखाना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ई से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इवेंट ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, और एफ से डिनोट कर रहे हैं इवेंट ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडे। ठीक है, तो ई का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है और ई तो निकालना है, एफ का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.992। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है सेम बर्थडे वाला यानी ई निकालना है हमें। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे गलती हो गया है, एफ नहीं होगा, यहाँ पे ई कीजिएगा और यहाँ पे एफ कीजिएगा। ठीक है, और 1 से माइनस कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका फिर से वही होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है तो पॉइंट के बाद 3 जीरो दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे। समझे। चलिए नंबर 8 पे आते हैं। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? और नंबर 2 not red. टोटल आउटकम्स कितने हैं बताइए, तो 3 + 5 टोटल 8 बॉल्स है। टोटल 8 बॉल आप उठा सकते हैं। ठीक है, 8 में से कोई एक उठा सकते हैं, उसमें से रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेड को कितने फेवर कर रहे हैं 3, तो 3/8 हो गया 1 का आंसर। नंबर 2 नॉट रेड, तो नॉट रेड निकालने के लिए आप चाहे तो 1 से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर आप नॉट रेड इसमें देखिए टोटल आउटकम्स में से कितने हैं जो रेड नहीं है, तो 5 है, 5/8 भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली आंसर। समझे कि नहीं। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, लेट ई जो है वो इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल है और ई डैश जो है इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल है। टोटल आउटकम्स कितना हो गया 3 + 5 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इक्वल टू 3/8 क्योंकि 3 रेड को फेवर कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो 5/8 आता है। ठीक है, चलिए नंबर 9। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? बताइए, इसका आंसर आप खुद ही दीजिए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स कितना है वो लिखिए। तो 5 + 8 + 4 13 4 17 टोटल आउटकम्स हो गए 17। ठीक है, 1 7 17। उसमें से आपको रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेड कितने हैं 5, तो 5/7 हो गया रेड का प्रोबेबिलिटी। वाइट का बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, ग्रीन छोड़ के कितना है, तो 8 + 5 13 13/17 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नॉट ग्रीन का। नॉट ग्रीन का आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि आप पहले ग्रीन का निकालिए, कितना आएगा 4/17, और नॉट ग्रीन बोला है तो 1 से इसको माइनस कर दीजिए, तब भी आपको 13/17 मिल जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये रहा टोटल आउटकम्स 17 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इतना, वाइट इतना, नॉट ग्रीन तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इतना करेंगे आएगा इतना। समझे कि नहीं। नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन और 20 2 रुपी कॉइन और 10 5 रुपी कॉइन। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be ये आप क्या कर रहे हैं कि उस पिगी बैंक को उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने से कोई एक सिक्का नीचे गिरेगा, तो क्या चांस है कि उसमें से 50 पैसे वाला सिक्का गिरेगा और 5 रुपये वाला सिक्का नहीं गिरेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स निकालेंगे। टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 100 है सिक्के, ये 50, ये 20 और ये 10 ऐड कर देंगे, 180 हो गया टोटल आउटकम्स। आपको निकालना है 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी। तो 50 पैसे कॉइन कितने 100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन तो 100/180 आ गया 5/9। विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, तो पहले हम 5 रुपी कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ये से 10 है, तो 10/180 और 1 माइनस तो है ही, सॉल्व कर देंगे आएगा 17/18। समझे कि नहीं।
इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, 5 ऐसे कितने सिक्के हैं जो 5 रुपये के सिक्के नहीं है, तो ये हो गया 100, ये 5 रुपये का सिक्का नहीं है, ये 150 और 170, ये 5 रुपये का सिक्का नहीं है, इसको तो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये 5 रुपये का सिक्का है, तो 170 हो गया जो 5 रुपये का सिक्का नहीं है, और टोटल है 180। यहाँ से भी करेंगे तो 17/18 मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदता है, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो जो दुकानदार होती है वो एक टैंक से एक मछली निकालती है, ठीक है। उस टैंक में 5 मेल फिश होता है और 8 फीमेल फिश होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या चांस है कि वो मेल फिश निकालेगी। टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 5 + 8 13 टोटल आउटकम्स है। उसमें से मेल का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो मेल कितने हैं 5, 5/13 हो जाता है आंसर। समझ गए, बस इतना ही था। फीमेल का पूछता तो 8/13 हो जाता। नंबर 12 पे आइए। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एक गेम ऑफ चांस है, इसको घुमाएंगे तो ये जो सुई है किसी एक नंबर पे रेस्ट करेगा। ठीक है, एरो जो आपको दिख रहा है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। क्या चांस है कि वो सुई 8 पे आके रुकेगा। टोटल आउटकम्स कितना है 8 है, और 8 कितना है 1 है, तो 1/8 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि क्या चांस है कि वो सुई ऑड नंबर पे आके रुकेगा। तो टोटल 8 है, इस 8 में से ऑड नंबर कितने हैं, तो 1, 3, 5 और 7, 4 है ऑड नंबर। सॉल्व कर देंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। 8 में से ऐसे कितने नंबर है जो 2 से बड़े हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 यानी 3/4। अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम। टोटल 8 है, 8 में से ऐसे कितने जो 9 से कम है, तो सभी 9 से कम है, 8/8 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 13 लिखा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई को एक बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंकते तो फिर हमें वो बनाना पड़ जाता पूरा लंबा सा आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। टोटल आउटकम्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 6। यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है आने का, तो प्राइम नंबर कितने हैं याद रखिएगा। 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 काउंट नहीं करेंगे। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आएगा 3। टोटल है 6, मतलब 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कितना नंबर है 3, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड कितने हैं यहाँ पे, तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो 3/6 फिर से आ गया 1/2। सबका आंसर है 1/2। ठीक है, नंबर 14 देखिए, ये कार्ड के ऊपर क्वेश्चन है। याद है आपको कार्ड जो बताए थे। लिखा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसमें से एक निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। बताइए, टोटल कार्ड 52 है, उसमें से किंग ऑफ रेड कलर कितना है, तो 2 किंग हो जाएंगे। ठीक है, लाल रंग के, तो 1/26 आ जाएगा कैंसिल करने से। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12/52 यानी 3/13। नंबर 3 में बोला गया है रेड फेस कार्ड, यानी कितने हो जाएंगे ये 6, यानी 6/52, 3/26। जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में कितने जैक है, तो एक ही जैक होगा, तो 1/52। ठीक है, स्पेड, टोटल स्पेड कितने हैं, तो आप बोलेंगे 13, तो 13/52 आ गया 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में कितने क्वीन है, तो एक ही क्वीन होता है, 1/52। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको कार्ड वाला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये सवाल को इतना जल्दी कर पाएंगे। नंबर 15 पे आते हैं। 5 कार्ड्स आपके पास है। ठीक है, एक है 10, मतलब ऐसा कार्ड जिस पे 10 लिखा हुआ है। फिर आपके पास एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। ठीक है, डायमंड का। आर वेल सफल्ड, ठीक है, अच्छे से मिलाए इसको विद देयर फेस डाउनवर्ड। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, फिर एक कार्ड उठाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्या चांस है कि आप उस क्वीन को उठाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने, टोटल कार्ड तो आपके पास 5 ही है, 5 में से क्वीन कितना है, तो एक ही क्वीन है यहाँ पे, तो 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नंबर 2 में बोला गया कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड इज एन एस। अब इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वीन था वो क्वीन उठा लिया और क्वीन को अलग रख दिया। अब आपके पास कितने कार्ड बचे, 1, 2, 3, 4, टोटल है 4 कार्ड आपके पास बचे। ठीक है, तो उसमें से एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस 4 में से एस कितने हैं, तो एक ही एस है, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर।
और नंबर 2 पूछा गया कि क्वीन आने का चांस कितना है। तो अभी 4 कार्ड है, 4 में कितने क्वीन है, तो आपने क्वीन को तो अलग रख दिया है क्वेश्चन में जैसा बोला गया है, पुट असाइड, ठीक है। तो क्वीन तो एक भी नहीं है, तो 0/4 यानी 0 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस, ठीक है। 12 खराब पेन को 132 अच्छे पेन के साथ मिला दिया गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। आप देख के बता नहीं सकते हैं कि वो पेन अच्छा है कि खराब है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, तो इसमें से एक पेन आप उठाते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, तो अच्छा पेन उठाने का चांस कितना है। टोटल पेन कितना है, तो आप बोलेंगे 12 + 32 144। इस 144 में से अच्छे पेन कितने हैं, क्योंकि गुड पेन का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप बोलेंगे 132 अच्छे पेन है। कैंसिल आउट करेंगे तो 11/12 आ जाएगा, ठीक है। अगर डिफेक्टिव पेन का प्रोबेबिलिटी पूछता तो कितना होता बताइए। आप बोलते हैं 144 में से डिफेक्टिव कितना है, तो 12 डिफेक्टिव है, यानी 1/12 हो जाता है आंसर, ठीक है। नंबर 17 लिखा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल आपके पास 20 बल्ब है, उसमें से 4 खराब है। एक बल्ब आप उठाते हैं रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने का चांस कितना है। टोटल है 20 बल्ब, इस 20 में से डिफेक्टिव कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/20 यानी 1/5, ठीक है। नंबर 2, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। मान लीजिए आपने जो 1 में बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको आपने रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब वो बॉल को आपने हटा दिया, ठीक है, वापस इस लॉट में नहीं डाला। तो अब आपके पास कितने बॉल है, 19 है कि नहीं। और ये जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं था वो आपने हटाया है यहाँ से, तो अब डिफेक्टिव अभी भी 4 इसमें तो प्रेजेंट है, और जो अच्छा है वो अभी भी 15 इसमें प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, इस 19 में। फिर नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। फिर इसी 19 में से आप एक बॉल उठा रहे हैं, क्या चांस है कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव होगा। तो टोटल बल्ब अभी आपके पास 19 है, डिफेक्टिव कितने नहीं है, तो 15 है टोटल, ठीक है। तो 15/19 हो जाएगा इसका आंसर, समझे कि नहीं समझे। नंबर 18 देखिए। अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ये बहुत अच्छा सवाल है, हाँ। इस सवाल के ऊपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी हम आपको बताएंगे। लिखा है कि एक बॉक्स में 90 डिस्क है और उस सभी डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक नंबरिंग किया हुआ है। फिर इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। फिर इस इतने डिस्क में से 90 डिस्क में से आप एक डिस्क उठा रहे हैं, तो क्या चांस है कि उस डिस्क पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 90, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिस्क दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता ये 90, और आपको सिर्फ ऐसा बोला रहता कि 1 से 90 तक नंबरिंग किया हुआ है, तब ये 90 आपको खुद से निकालना होता है ये 90, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे निकालेंगे। कभी भी 2 नंबर के बीच में आपको नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट नंबर यानी 90 माइनस फर्स्ट नंबर यानी 1 और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा। कोई आपसे पूछे कि बताइए 15 से लेके 26 तक में इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो फॉर्मूला क्या अभी बताए हम, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11 और 1 12 आ जाएगा, ठीक है। ये एपी से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। चलिए, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था आपका बेसिक का जो सैम्पल पेपर है उसमें दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो टोटल हमारे पास आउटकम्स हो गए 90, इतना समझे। अब इस 90 में से 2 डिजिट नंबर कितने हैं, अब आप ही सोचिए। 1 से लेकर 90 में 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, आप बोलेंगे 10। करते 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 कहाँ तक जाना है, 90 तक, क्योंकि 90 भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो अभी हम आपको जो फॉर्मूला बताया उससे बताइए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 81, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, इस 90 में से 81 नंबर ऐसे हैं तो 2 डिजिट नंबर है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 9 का टेबल से काटिए तो 9/10 आ जाएगा आंसर, समझे कि नहीं। ये रहा 9/10। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 से लेकर 90 का बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पहले निकालिए। तो 1 4 9, ठीक है, समझ रहे, सबका स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, करते 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 81 तक गए। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं लिखे क्योंकि वो 100 आ जाएगा और हमें तो 90 तक ही चाहिए। तो ये कितने हैं टोटल, काउंट किए तो आया 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 9/90 यानी 1/10, समझ गए। तीसरा में बोला गया है कि अ नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है।
तो 1 से लेकर 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं? तो पहला नंबर तो 5 हो गया, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ठीक है, करते करते 90 तक जाना है। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये 5 का टेबल है, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 18 जा, तो टोटल यहाँ पे 18 नंबर्स है, ठीक है। एक तरीका तो ये है ये नंबर्स को काउंट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये पूरा लिख लें, 5 10 15 करते करते पूरा 90 तक लिखें और सबको काउंट कर ले, तब भी आपको 18 मिल जाएगा। नहीं तो आप कुछ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि ये नंबर काउंट करने का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि आप लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 - 5 कीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है 5 का, और +1 कर दीजिए, तब भी आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एपी का ही फॉर्मूला है ये चीज़। तो यहाँ से हम 18 निकालें और टोटल आउटकम से 90, 90 में से 18 ऐसे नंबर है जो 5 से कटते हैं, यानी 1/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और हम रेकमेंड करेंगे कि आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब डिफरेंस होता है, देखिए जब डिफरेंस 1 का होता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे फाइंड करना था 2 डिजिट नंबर में 10 से लेकर 90 तक का बीच में कितना नंबर है, तो यहाँ पे 11 12 डिफरेंस कितना का था 1 का था। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे 90 - 10 +1 कर रहे थे, क्योंकि नीचे 1 लिखना नहीं लिखना बात बराबर था। लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंस 5 का है, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं तो 90 - 5 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 +1 कर रहे हैं, तब समझ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19 बहुत इजी है। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक डाई ऐसा है जिसमें 6 फेसेस में ऐसे ऐसे लेटर मार्क किए हुए हैं 6 साइड में। इसको एक बार थ्रो किया गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो टोटल कितने हैं आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, उस 6 में से ए कितने हैं तो आप बोलेंगे 1 और 2, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/3। फिर डी आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टोटल कितना है 6 में से डी कितना है तो एक ही है, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस डाई को 2 बार थ्रो किया जाता ना, तब ये सवाल थोड़ा हाई लेवल का बन जाता। तब आपको फिर से टोटल आउटकम्स बनाना पड़ता है ए बी सी डी। पहले में क्या तो A, आ सकता है, या फिर A, आ सकता है, या फिर A, आ सकता है, ऐसे करके आपको 36 ठो लिखना पड़ता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, समझ गए, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ आउटकम्स को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। लिखा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर इतना। ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इस पर आप एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? क्या चांस है कि वो डाई इस सर्कल के अंदर आके रुकेगा? तो टोटल नीचे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल एरिया कितना है यहाँ पे, इस एरिया पे वो रुक सकता है, यानी 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, टोटल एरिया। फिर हमें चाहिए इस सर्कल में रुकने का प्रोबेबिलिटी, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल πr², पाई डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2, यानी π/4 हो गया इसका एरिया। तो प्रोबेबिलिटी that die will land inside a circle equal to area of circle by area of rectangle। सॉल्व कर दिए π/24। समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था। नंबर 21 देखिए, a lot consist of 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, ठीक है। 144 टोटल बॉल पेन है, इसमें से 20 बॉल डिफेक्टिव है, बाकी बचे हुए गुड है। तो गुड कितने हो गए, 144 में से 20 हटाइए तो 124 पेन अच्छे हैं, ठीक है। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव। तो अगर पेन अच्छा हुआ तो नूरी खरीदेगी, खराब हुआ तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। एक पेन निकालता है दुकान वाला और उसको दे देता है। क्या चांस है कि वो उस पेन को खरीदेगी, ठीक है। टोटल पेन कितने हैं 144। वो पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा, तो अच्छे पेन कितने इसमें से 124, ठीक है। तो उसका खरीदने का चांस इतना है। सॉल्व कर देंगे तो 31/36 आ जाएगा, समझे। और सी विल नॉट बाई का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 5/36। इजी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 मतलब वही जिसमें 2 डाई थ्रो किया जाता है, ठीक है। और उसको देख के कंप्लीट कीजिए इस टेबल को। लिखा हुआ है कि इवेंट है सम ऑन 2 डाइज। तो बोला गया है कि तो देखिए जब 2 डाई थ्रो करेंगे तो ऐसा कुछ आउटकम मिलेगा, ठीक है। जब भी 2 डाई का बात आता है तो हम ये आउटकम लिख लेते हैं। तो सम जो है वो 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो पूछा जा रहा है। तो सम इसी में 2 आ रहा है, ठीक है। 1 + 1 2 आउट ऑफ कितना टोटल है 36 में से सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जो सम 2 दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सम 2 आने का, ठीक है। तो वो पहले से करके रखा हुआ है।
आपको ये फील करना है 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ढूंढिए कहाँ कहाँ पर ऐड करने से 3 आ रहा है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 आएगा, बाकी ये 4 आएगा सब, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही है जिसमें 3 आता है। तो 2 आउट ऑफ 36 यानी 1/18 आ रहा होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/18। उसी तरीके से 4 का देखना है कहाँ पे है और इसको फिल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये पूरा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज डैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये सब है, इसको 11 पॉसिबल आउटकम्स बोला गया है, ठीक है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। एक बच्चा है, काफ़ी नादान सा बच्चा, वो बोलता है कि सिंस यहाँ पे 11 आउटकम्स है, ये रहा 2 3 4 ऐसे करते करते 12 तक गया है, तो ये टोटल 11 आउटकम्स है। तो हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी, सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/11 हो गया, 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/11 हो गया। मतलब ये बच्चा क्या सोच के यहाँ पे निकाल दिया है, वो सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे गिना है कितना है 11 आउटकम से टोटल 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वो क्या किया है कि यहाँ पे कितना 2 है, एक ही 2 है, तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/11 हो गया। उसी तरीके से अगर उसको 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो क्या किया होगा, टोटल 11 है, इसमें से 3 कितना है, एक ही 3 है, तो यहाँ पे 1 डाल दिया होगा, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ वो बोल रहा है कि सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। तो क्या वो सही बोल रहा है? नहीं, वो एकदम ही गलत बोल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे ये फैक्ट इग्नोर कर रहा है कि ये जो 2 है, तो यहाँ पे ये जो 2 इवेंट है इसको सिर्फ एक ही आउटकम फेवर कर रहा है। ये जो 3 है इसको 2 आउटकम फेवर कर रहे हैं, 4 को 3 आउटकम फेवर कर रहे हैं, मतलब सभी इक्वली लाइकली नहीं है, समझ रहे हैं। इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, इसका प्रोबेबिलिटी देखिए इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पे सभी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नो, और रीजन में क्या देंगे, द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। लिखा है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं और उसका आउटकम को नोट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटकम्स लिख लेते हैं, क्या क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम्स। क्या तो तीनों ही बार हेड आ सकता है, या फिर एक बार टेल आ जाए। तो एक बार टेल आने का भी कई तरीके से आ सकता है, पहले बार में ही टेल आ जाए, या फिर दूसरे बार में टेल आए, या फिर तीसरे बार में टेल आए, और बाकी सब हेड 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 है, ठीक है। अब हो सकता है 2 टेल आए, तो 2 टेल भी इस तरीके से आ सकता है, क्या तो स्टार्टिंग में 2 टेल और फिर हेड आए, फिर एक टेल एक हेड एक टेल आए, फिर एक हेड या फिर 2 टेल आए। आप देख रहे हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, लिखने का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है तीनों ही टेल आए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हानिफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज। हानिफ तभी जीतेगा जब सेम रिजल्ट मिले तीनों ही टॉस में, क्या तो तीनों हेड मिल जाए या फिर तीनों टेल मिल जाए, तो हानिफ जीतेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम, तो हारने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हारेगा कब, जब ये सब में से कोई एक आ जाए तो हारेगा। टोटल कितना है, टोटल 8 है, उसमें से हारने वाले कितने फेवर कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/4, समझ गए। तो ये यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूजिंग द गेम 6/8 यानी 3/4, ईजी था। 24 देखिए, लिखा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, वही है, यहाँ पे हिंट में भी लिखा है कि थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस या फिर थ्रोइंग 2 डाई साइमल्टेनियसली, दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमें ट्वाइस दिख गया, हमने सबसे पहले ये आउटकम लिख लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो आप काउंट कीजिए कहाँ कहाँ पर 5 एक भी बार नहीं आता है। तो ये है 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें 5 आया हुआ है, फिर 5 हो गया, ऐसे करके आप पूरा काउंट करेंगे। हम काउंट किए पूरा तो 25 था टोटल, जिसमें 5 एक भी बार नहीं आया। टोटल कितना है 36, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, समझे कि नहीं। और दूसरे में पूछा गया है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए। तो 25 में एक भी बार 5 नहीं आ रहा है, तो बचा हुआ टोटल 36 है, तो बचा हुआ 11 में एक भी बार, कम से कम एक बार 5 जरूर आएगा, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए कि किस में 5 है, उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो 11 पाएंगे, 11/36। आते हैं आखिरी क्वेश्चन 25 पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला आर्ग्यूमेंट है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 3 आउटकम है। पहला है 2 हेड आ सकता है, या फिर 2 टेल आ सकता है, और 1 ऑफ ईच, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर एक टेल एक हेड। बोलने का मतलब है हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। तो यहाँ पे इस पूरे चीज़ को 3 बना दिया गया है, दोनों हेड दोनों टेल, या फिर एक हेड और एक टेल, ये दोनों को एक ही माना गया है, ठीक है। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी 1/3। इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो टोटल आउटकम 3 है, इसका 1 है, ठीक है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा 1/3,
लेकिन जब इसके लिए जाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि ये आने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि हेड टेल आए तो भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, टेल हेड आए तो भी इसको कंसीडर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वी कैन क्लासीफाई द आउटकम्स लाइक दिस, हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बट दे आर नॉट देन इक्वली लाइकली, लेकिन तब गड़बड़ी हो जाएगी कि इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 हेड आ गया, चलिए ठीक है, 2 टेल्स आ गया वो भी ठीक है, लेकिन 1 ऑफ ईच जब आप बोल रहे हैं तो एक हेड एक टेल आए तब भी 1 ऑफ ईच काउंट किया जाएगा, एक टेल एक हेड आए तब भी 1 ऑफ ईच काउंट किया जाएगा, तो इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो रीजन इज डैट वो यहाँ पे लिखा है 1 ऑफ ईच कैन रिजल्ट इन 2 वेज, 2 तरीके से 1 ऑफ ईच बन रहा है, पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए, ठीक है, या फिर पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए। तो दिस मेक्स इट ट्वाइसली एज लाइकली एज द 2 हेड्स और 2 टेल्स। तो इसका आने का जितना भी चांस है, इसका चांस इससे डबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है, तो सबका आउटकम सबका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई आप थ्रो करते हैं, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर आ सकता है नहीं तो इवन नंबर आ सकता है, सही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1/2। अब सोचिए ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, बिल्कुल होगा, इवन का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पे जो दोनों आउटकम है ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों इक्वली लाइकली है, ठीक है। ऑड नंबर 3 होते हैं, टोटल 6, 1/2 आएगा, इवन नंबर भी 3 होते हैं, टोटल है 6, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 हेड देख रहे थे तो 2 हेड आने का 1 है बाई 3, 2 टेल आने का भी 1/3, लेकिन 1 ऑफ ईच बोलने का मतलब जब देख रहे हैं तो 2 तरीके से 1 ऑफ ईच हो रहा था, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हो रहा था। तो ये है आंसर इसका। बस यही है टोटल 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस जैसे जैसे समझाए हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाइए। आप देख ही रहे थे कि किस रफ्तार में एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए फिर तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई अगर कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए कौन से वीडियोस अपलोडेड है, आपको जरूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।